आज का जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ प्रोजेक्ट में भी पूछा जाता है। इवन जब कुछ स्कूल में कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, तो ये वाला टॉपिक अक्सर दिया जाता है कि मांग विश्लेषण को विस्तार से समझाइए, मांग विश्लेषण की अवधारणा को बताइए, मांग का नियम क्या होता है, मांग के नियम के बाद क्या होता है, यानी कि मांग किसे कहते हैं। मांग का ये पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसको समझना होगा। बेसिकली आप क्लास 12th में जब पढ़ के आए होंगे तो मांग के बारे में फ़िलहाल एक पूरा चैप्टर था जहाँ पढ़े मांग, मांग के नियम, मांग के प्रकार और मांग की कीमत लोच। यहाँ पर आपको केवल मांग पढ़ना है, कीमत लोच नहीं है सेमेस्टर 1 में, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पर हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, मांग के बारे में पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, जो कि लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले बाकी लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए। तो सबसे पहले समझना होगा मांग किसे कहते हैं। मांग यानी कि डिमांड। मांग का मतलब किसी से कुछ मांगना होता है? नहीं, मांगना नहीं होता यहाँ पर। अर्थशास्त्र में मांग यानी कि डिमांड का मतलब होता है किसी वस्तु को एक निश्चित समय पर उसको एक निश्चित कीमत देकर खरीदना होता है, या खरीदने के लिए तैयार होने की स्थिति को कहते हैं कि वस्तु की कीमत है। मान लो एक पेन है, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, 5 रुपये आप देने के लिए तैयार है और पेन आपको चाहिए, तो उस स्थिति को आप मांग कहेंगे। तो मांग मतलब मांग जो शब्द आया है ना, वो इच्छाओं से जन्म हुआ है। हमारे मन में अनंत इच्छाएं होती हैं। अनंत इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन होते हैं। तो इच्छाएं अनंत होती हैं, साधन कम होते हैं, पूरा नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं इच्छाओं में से कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन होते हैं, तब वो इच्छाएं हमारी आवश्यकता बन जाती है। जब हम उन साधनों को एक्चुअली में व्यय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए तैयार कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी इनकम 10,000 है, कार नहीं ले सकते, वो हमारी इच्छा है कार लेना, क्योंकि 10,000 से कार नहीं खरीद सकता। अब हमारी इनकम 1 लाख रुपए हो गई, अब हम कार खरीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, मतलब हमारी आवश्यकता बन गई कार। अगर हम शोरूम में जाके पेमेंट करने के बाद कार खरीद रहे हैं, इसका मतलब वो मांग है। तो सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र में मांग किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर एक निश्चित अवधि में कीमत पर क्रय करने के लिए तैयार होता है, उसे हम मांग कहते हैं। मांग के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग हिसाब से बताया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर मिल की परिभाषा में। मिल ने क्या कहा है कि मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। मतलब अगर किसी वस्तु को निश्चित कीमत देकर आप खरीदते हैं तो वही मांग है, वही डिमांड है। तो यहाँ पर कीमत का होना जरूरी है। दुकान में गए, किसी ने आपको फ्री में कोई सामान दे दिया तो वो मांग नहीं है, क्योंकि आपने कीमत अदा नहीं की। दूसरा है पेंशन के शब्दों में, मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। इसमें 3 प्रमुख बातें सम्मिलित होती है। नंबर 1, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, कि आपके मन में खरीदने की लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए, यानी कि साधन। साधन मतलब यहाँ पर सीधा मतलब, जब भी हम अर्थशास्त्र में साधन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है पैसा। और नेक्स्ट है, उन साधनों को, आपके पास पैसे हैं और उस पैसे को उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए, यानी कि व्यय करने की इच्छा, तब जाके वो मांग बनती है, उसे मांग कहते हैं। अब मांग के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। वेनहम ने कहा है कि किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस परिमाण को कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी को कहते हैं, जो एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाती है। सीधी सी मतलब, हर किसी परिभाषा में एक ही बात होती है कि किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर जो निश्चित मात्रा खरीदी जाती है, ये खरीदे जाने के लिए तैयार होते हैं, उसे हम मांग कहते हैं। इसका मतलब होता है मांग को पूरा करने के लिए 5 प्रमुख तत्वों का होना जरूरी है। कौन कौन से? नंबर 1, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का होना, उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होना चाहिए, जो साधन है उस साधनों को व्यय करने की इच्छा की तत्परता होनी चाहिए, वस्तु की इच्छा कीमत विशेष से संबंधित होना चाहिए, वस्तु की निश्चित कीमत का होना जरूरी है, और लास्ट में वो कीमत अदा करने के लिए एक निश्चित समय का भी होना चाहिए। जब ये सभी तत्व आपस में मिल जाते हैं, एक प्रॉपर अर्थ निकल के सामने आ जाता है, जिसको हम मांग के नाम से जानते हैं। अब मांग और आवश्यकता, क्या आवश्यकता ही मांग है? नहीं, मांग और आवश्यकता में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या है? आवश्यकता, इच्छा से आवश्यकताओं का जन्म होता है।
क्योंकि आवश्यकताओं के लिए जब हमारे पास साधन होते हैं तब जरूरी नहीं है आवश्यकता मांग हो, लेकिन आवश्यकता को मांग में कन्वर्ट किया जाता है। आवश्यकता मूल्य निरपेक्ष होता है, नहीं कि आवश्यकता का मूल्य से कीमत से कोई जैसे मेरे पास पैसे 1 लाख रुपए है और मुझे गाड़ी चाहिए, खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास साधन है और गाड़ी चाहिए, गाड़ी की कीमत कितनी है आपसे मतलब नहीं, तो वो आवश्यकता है। लेकिन जब हम उस आवश्यकता के लिए उसकी मूल्य को ध्यान में रखना शुरू कर देते हैं, मूल्य के बारे में खोजना शुरू कर देते हैं, तब वो मांग होता है, क्योंकि अब उस मूल्य को देखने के लिए, व्यय करने के लिए हम तैयार होते हैं। यहाँ पर आवश्यकता की प्रकृति स्थायी होती है, जबकि मांग की प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है, क्योंकि कीमत के अनुसार मांग में परिवर्तन होता रहता है और आवश्यकता की स्थिति में तो कीमत को देखते ही नहीं, तो ये बड़ा अंतर है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट मांग फलन की। मांग फलन किसे कहते हैं? जब भी हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, केवल कीमत ही नहीं देखते हैं, कीमत के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे भी कारक हैं जिसको ध्यान में रख के उस वस्तु को खरीदा जाता है। बेटा, वस्तु को खरीदने के लिए तमाम बातें हमारे सामने आती हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारक, ऐसी चीज़ें, ऐसे घटक हमारे सामने हैं जिसको ध्यान में रख के हम वस्तु को क्रय करते हैं। हमारी इनकम कितनी है, वस्तु सही है या नहीं है, क्या इस मौसम में ये यूज़फुल है या नहीं है, इससे रिलेटेड दूसरी वस्तु की कीमतें कितनी हैं, कहीं हम घाटे में तो नहीं हो जाएंगे, क्या ये हमारे लिए सही उपयोगी होगा, ये बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। उसके बाद इसका मतलब मांग फलन क्या है? मांग फलन का मतलब होता है कि किसी वस्तु की मात्रा उस वस्तु को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के संबंध को मांग फलन कहते हैं। प्रोफेसर बाटसन ने कहा है, किसी बाजार में एक निश्चित समय पर वस्तु की मांग फलन उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं, यानी कि जो हम खरीदना चाहते हैं, और उन मात्रा को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, यानी कि किन किन चीज़ों को सोच के हम वस्तु खरीदते हैं, उन दोनों के बीच के संबंध को मांग फलन कहते हैं। मांग फलन को इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, वस्तु की मांग, उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु से संबंधित दूसरी वस्तु की कीमत, वाई टी ई पी वाई डी, इन सब, यानी कि उपभोक्ता की आय कितनी है, उपभोक्ता की रुचि कैसी है, ठीक है, इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मांग को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख घटक है कि हमारी मांग किन किन आधारों से प्रभावित होती है। सबसे पहला कारक है वस्तु की खुद की कीमत। वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग भी घट जाती है। तो सबसे पहला कारक वस्तु की कीमत खुद होता है। दूसरा है उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय ज़्यादा है तो वो कीमत को नहीं देखता, वस्तु की मांग ज़्यादा करता है। और लेकिन उपभोक्ता की आय कम है, मिडिल क्लास गरीब लोग हमेशा वस्तु की कीमत, यानी कि आय कम होने से वस्तु की मांग भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसके अलावा संबंधित वस्तु की कीमतें, संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तुएं, दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक साथ एक ही उपयोगिता के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्कूटर एवं डीजल, खाली डीजल का भी कोई काम नहीं है, बिना डीजल के स्कूटर का कोई काम, पूरक वस्तुएं। ऐसे में स्कूटर की कीमत बढ़ेंगी तो डीजल की मांग कम हो जाएंगी, स्कूटर की कीमत कम होगी तो डीजल की मांग बढ़ जाएंगी। इसका मतलब होता है एक वस्तु के कारण दूसरे वस्तु की मांग प्रभावित होती है। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जा सकता है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कुछ और सही, तू नहीं तो कोई और सही वाली बात हो गई। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं चाय या कॉफ़ी, या तो हम चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की कीमत कम हो जाएगी, चाय की मांग कम, यानी कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक उसके संबंधित वस्तु भी है। उपभोक्ता की रुचि, ऋतु में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, राष्ट्रीय धन का वितरण, व्यापार चक्र की आवश्यकता, बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन, ये सभी कारक ऐसे हैं जो वस्तु की मांग को डायरेक्टली प्रभावित करता है। उपभोक्ता की रुचि किसी वस्तु में ज़्यादा है तो उस वस्तु की ज़्यादा मांग करेगा, रुचि नहीं है तो कम मांग करेगा। ऋतु में परिवर्तन हो गया, जैसे गर्म मौसम है, बरसाती सीजन है तो रेनकोट की डिमांड बढ़ गई, ठंड के मौसम में रेनकोट की डिमांड नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं, ये इसको नोट कर लीजिएगा, जिसके कारण वस्तु की मांग प्रभावित होती है। इसके बाद हमें समझना है वस्तु के मांग के प्रकार, मांग कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली वस्तु की मांग को बहुत सारे कैटेगरी में बांटा जाता है, लेकिन मेन कैटेगरी 3 है, आय मांग, कीमत मांग और आड़ी या तिरछी मांग। तो यहाँ पर सबसे पहले कीमत मांग कहते हैं। कीमत मांग नॉर्मली जो भी हम मांग की बात करते हैं वो कीमत मांग ही है।
कीमत मांग मतलब होता है वस्तु की कीमत से वस्तु की मांग की मात्रा के बीच के संबंध को कीमत मांग कहते हैं। कीमत के आधार पर जो वस्तु मांगी जाती है, कीमत ज़्यादा वस्तु की मांग ज़्यादा होगी, कम होगी, वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, वस्तु की मांग भी ज़्यादा हो जाएगी। कीमत के आधार पर जब वस्तु की मांग की मात्रा की गणना की जाती है तो उसे कीमत मांग कहते हैं। लिखा हुआ है कीमत मांग का वस्तु की कीमत और मांग के बीच के संबंध से होता है, जबकि उस समय पर जब कीमत की बात करते हैं अन्य कारक मतलब वस्तु की प्रभावित करने वाले कीमत को छोड़ के जो भी कारक है वो सभी अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखना कि वस्तु की कीमत में, यहाँ पर हम बात करते हैं वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग की मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध होने का मतलब ये हुआ कि हम इसको इस तरह समझेंगे कि एक तरफ कीमत लेते हैं और दूसरी तरफ होते हैं मांग की मात्रा। कहने का मतलब होता है जब वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो मांगी जा रही है 30 यूनिट। जब वस्तु की कीमत घट के 10 से हो गई 6 तो मांगी जा रही है इसकी 50 यूनिट। इसका मतलब कीमत के कम होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब वस्तु की कीमत में और मांग की मात्रा के बीच में हमेशा ऋणात्मक यानी कि उल्टा संबंध होता है। इसलिए मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से गिरता हुआ होता है, लाइक दिस। कीमत पहले ज़्यादा थी तो मांग कम है, कीमत बढ़ के घट के कम हो गई तो वस्तु की मांग की मात्रा भी बढ़ के आगे हो गई। तो इसी को हम जो है कीमत और कीमत मांग के नाम से जानते हैं, क्योंकि वस्तु की मांग कीमत से प्रभावित होती है। जबकि दूसरा है आय मांग। उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग की मात्रा के बीच के संबंध को आय मांग कहा जाता है। यहाँ पर उपभोक्ता की आय के आधार पर वस्तु की मांग की बात होती है। और हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है हमारी डिमांड भी, जैसे हमारी इनकम कम थी, हम कम खर्चे वाले घर में, हमारे खाना कम था, हमारा घूमना फिरना कम होता था, हम नॉर्मली जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है घूमना फिरना बढ़ जाता है, हमारे शौक़ बढ़ जाते हैं। पहले बाइक से काम हो जाता था, अब कार चाहिए। पहले एक कमरे में काम हो जाता था, अब पूरा घर चाहिए, पूरा घर चाहिए, हमें खुद का घर चाहिए। मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं, मतलब मांग बढ़ जाती है। सीधा सा संबंध है वस्तु की आय और उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में एक समान यानी कि धनात्मक संबंध होता है। आय बढ़ी तो मांग बढ़ेगी, आय कम हो गई तो मांग भी कम हो जाएगी। ऐसे में आय मांग का अर्थ वस्तु एवं सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान। यहाँ पर बाकी छोड़ो, केवल आय की बात होती है। दशा में उपभोक्ता की गई समय अवधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और मैंने अभी क्या बताया कि आय के साथ साथ वस्तु की मांग भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन आय के साथ साथ वस्तुओं की कैटेगरी भी बदलती चली जाती है। उपभोक्ता की आय के आधार पर वस्तुओं को दो कैटेगरी बांटते हैं, एक होता है श्रेष्ठ और एक होता है घटिया वस्तुएं। श्रेष्ठ को हम सामान्य वस्तुओं की संज्ञा देते हैं और घटिया वस्तुओं को हम गिफिन वस्तु के नाम से भी जानते हैं। सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं? सामान्य वस्तु यानी कि नॉर्मल वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जहाँ पर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता उस वस्तु का प्रयोग भी ज़्यादा करेगा। तो जैसे नॉर्मल चावल, जैसे मंसूरी हो गया, बासमती हो गया, नॉर्मल वस्तु की चेयर टेबल, कुर्सी टेबल या फिर टीवी वगैरह, ये सब चीज़ें सामान्य वस्तुएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ इन सब वस्तुओं की मांग भी बढ़ती चली जाती है। तो सामान्य वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग के बीच में धनात्मक संबंध होता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं उपभोक्ता की आय को और यहाँ लेते हैं वस्तु की मांग की मात्रा को। पहले आय हमारी कम थी तो मांगते थे इतनी इकाइयाँ, अब हमारी आय बढ़ के ज़्यादा होगी और मांग रहे इतनी इकाइयाँ। Q1 हमारी आय बढ़ने के साथ साथ देखिए आय बढ़ गई तो हमारी मांग भी बढ़ गई। ठीक है, ऐसे में जो मांग वक्र बनेगा इस तरह से बनता है। इसका मतलब होता है आय और मात्रा के बीच में जो मांग वक्र बनेगा वो धनात्मक बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ बनेगा। इतना याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने कीमत और मात्रा को नहीं दर्शाया है, हमने आय और मात्रा को दर्शाया है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये तो सामान्य वस्तु, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ उसकी मांग भी घटती हुई चली जाती है, जिसको हम घटिया वस्तुएं कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं। जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोटा अनाज। मोटा अनाज या मोटा चावल की बात करते हैं, ठीक
ठीक है। ये मोटा चावल लोग जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है वो बासमती, मंसूरी, अच्छे चावल का यूज़ करते हैं। मोटा चावल वो तभी खाता है जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। मतलब साफ है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं उसकी मांग भी घटती चली जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर गुणात्मक नहीं, सॉरी, यहाँ पर होगा ऋणात्मक संबंध, उल्टा संबंध होता है। जैसे उपभोक्ता की आय कम है तो मांगी जा रही है ज़्यादा मात्रा। यहाँ पर होती आय और यहाँ पर होगी मात्रा। घटिया वस्तु की कैटेगरी में बात कर रहे हैं बेटा, पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये होगी मांगी गई मात्रा। उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो इन वस्तुओं की मांग की मात्रा भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है मांग की मात्रा के साथ। तो ऐसे में मांग वक्र यहाँ पर कैसा बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। ध्यान में रखना, ये घटिया वस्तु की स्थिति में होता है। अब नेक्स्ट है तिरछी या आय मांग। तिरछी या आय मांग का मतलब होता है किसी और वस्तु की कीमत का संबंध इस वस्तु की मांग पर, यानी कि वस्तु की मांग पर किसी और वस्तु की कीमत का प्रभाव पड़ना। तो और जो दूसरी वस्तु है उसको संबंधित वस्तु कहते हैं, तिरछी वस्तु कहते हैं, क्योंकि उसकी कीमत इसकी मांग, तो तिरछी मांग कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो संबंधित वस्तुएं होती हैं इसको दो प्रकार में बांटा गया है। एक है स्थानापन्न वस्तुएं, ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। दूसरा है पूरक वस्तुएं, ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ होता है, दोनों को अलग अलग प्रयोग में नहीं ला सकते। जिसमें पहला हमें पढ़ना है स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले में एक ही उद्देश्य के लिए की जाती है। जैसे हम बात करेंगे साबुन की, या तो हम यूज़ करेंगे लक्स, या तो हम यूज़ करेंगे गोदरेज। दोनों ही 10 रुपये की टिकिया है, दोनों का प्रयोग एक ही काम के लिए होता है। तो एक साथ दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग करेंगे, दोनों का काम सेम है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी वस्तु है लक्स, हम अब गोदरेज वाले ने अपनी कीमत कम करके 9 रुपये कर दी। तो लक्स वाले क्या करेंगे, यार इतना महंगा, 1 रुपये कम हो रहा है, लोग इसको यूज़ करेंगे, यानी कि लक्स की डिमांड कम हो जाएंगी। गोदरेज वाले ने अपनी कीमत अगर 10 से बढ़ के 11 रुपये कर दी तो गोदरेज वाले लक्स का यूज़ करेंगे, यानी कि लक्स की डिमांड बढ़ जाएंगी। मतलब साफ है, संबंधित वस्तुओं की कीमत और वस्तु की मांग के बीच में कैसा संबंध होता है, धनात्मक। यहाँ पर लेते हैं हम जो है संबंधित, मतलब गोदरेज की कीमत, और यहाँ पर लेंगे हम लक्स की मांग, ठीक है। गोदरेज की कीमत कम थी तो लक्स की मांग भी हमारी कम थी। यहाँ पर गोदरेज की कीमत और लक्स की मांग, अब गोदरेज की कीमत हमारी बढ़ गई और लक्स की मांग हमारी बढ़ जाती है, यानी गोदरेज की कीमत बढ़ने से लक्स की मांग बढ़ जाती है। तो मांग वक्र हमारा धनात्मक बन जाता है। इस प्रकार से जब दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं तो ये देखिए, एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु की मांग पर प्रभाव डालता है, इसलिए इस प्रभाव को हम आड़ी प्रभाव या संबंधित प्रभाव के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी वस्तुएं हैं पूरक वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं बेटा जिनका प्रयोग एक साथ एक ही काम के लिए होता है, एक ही उद्देश्य के लिए होता है। इसको हम अलग अलग, जैसे स्कूटर और पेट्रोल। पेट्रोल की कीमत ज़्यादा बढ़ गई तो स्कूटर यूज़ करने वाले स्कूटर कम यूज़ करेंगे, पेट्रोल की कीमत घट जाए तो स्कूटर यूज़ करने वाले स्कूटर ज़्यादा यूज़ करेंगे। मतलब साफ है, एक की कीमत से दूसरे की मांग यहाँ पर भी प्रभावित होती है, लेकिन अंतर ये है यहाँ पर दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पेट्रोल की कीमत की। पेट्रोल की कीमत, जबकि यहाँ लेते हैं स्कूटर की मांग। स्कूटर की मांग, जब पेट्रोल की कीमत कम थी तो स्कूटर की मांग ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल सस्ता है, स्कूटर चलाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही पेट्रोल की मांग कीमत बढ़ गई, हमारी पी से बन के पी बढ़ हो गई, तो स्कूटर की मांग भी हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, इसका मतलब होता है पूरक वस्तुओं की स्थिति में पूरक वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच में ऋणात्मक और उल्टा संबंध होता है। ध्यान में रखना, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है। अब इतना होने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मांग तालिका को। मांग तालिका किसे कहते हैं? मांग तालिका मतलब हमें पता है कि वस्तु की मांग वस्तु की कीमत के आधार पर होती है।
वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होता है। ऐसे में अलग अलग कीमत पर उसी वस्तु की अलग अलग मात्रा को जब हम तालिका के रूप में यानी कि एक टेबल के रूप में, सारणी के रूप में दर्शाएंगे, एक तरफ कीमत, एक तरफ उसी कीमत पर मांगी जाने मात्रा को हम दर्शाएंगे, तो उसे हम मांग तालिका यानी कि डिमांड शेड्यूल या डिमांड टेबल के नाम से जानते हैं। मांग दो प्रकार का होता है, इसीलिए यहाँ पर जो तालिका बनता है ये भी दो प्रकार से होता है। एक व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरा होता है बाजार मांग तालिका। तो यहाँ व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी एक उपभोक्ता की अलग अलग कीमतों पर इसी एक ही उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली, यहाँ पर केवल एक ही उपभोक्ता की बात होती है। बाजार में हालांकि बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, लेकिन जब एक बार में हम केवल एक ही उपभोक्ता की मांग को एक तालिका में दर्शाते हैं तो उसे व्यक्तिगत मांग तालिका के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर होगी उपभोक्ता एक्स की मांग, एक्स की मांग, वस्तु की कीमत घटती चली जा रही है तो मांग की मात्रा में भी वृद्धि होती चली जाती है, क्योंकि उपभोक्ता कम कीमत पर ज़्यादा मांग करता है। हर एक उपभोक्ता का नेचर होता है कि चीज़ें सस्ती होती हैं। जैसे टमाटर का रेट अभी बढ़ गया, 80 रुपये 100 रुपये किलो हो गया, तो जाहिर सी बात है लोग पहले 1 किलो एक बार में लेके जाते थे, अब 1 पाव ले रहे हैं, 250 ग्राम ले रहे हैं, तो मांग कम हो गई ना कीमत के बढ़ने के साथ साथ। तो ये उपभोक्ता का नेचर होता है, उपभोक्ता का स्वाभाविक स्वभाव होता है, ध्यान में रखना। वहीं पर बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं, मतलब एक बाजार में दो उपभोक्ता है एक्स और वाई, जब सभी उपभोक्ताओं की मांग को जो अलग अलग कीमत पर करते हैं उसको एक तालिका के रूप में एक साथ दर्शाया जाता है, तो उस तालिका को हम बाजार मांग तालिका के नाम से जानते हैं। जैसे उपभोक्ता एक्स भी है, वाई भी है, एक निश्चित कीमत भी है। उपभोक्ता एक्स 10 पे 10 यूनिट करता था, ये 5। इस प्रकार से एक्स और वाई दोनों की मांग को हम एक साथ जोड़ देंगे तो जो बन के आएगा, जो टेबल बनेगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं बाजार मांग तालिका, क्योंकि यहाँ पर बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ जोड़ के एक ही तालिका में दर्शाया जाता है। अब केवल तालिका ऐसे ही काम नहीं बनता है, तालिका को जब हम चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं, जैसे अभी मैं ग्राफ बना के दिखा रहा था, वो ग्राफ है जिसको बोलते हैं मांग वक्र, क्योंकि मांग ही दो प्रकार की होती हैं, एक है व्यक्तिगत और एक है बाजार मांग। तो यहाँ पर जब मांग को वक्र के माध्यम से दर्शाएंगे, यानी कि चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे, तो मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच के एक विपरीत संबंध को व्यक्त करता है, जो कि एक रेखात्मक रूप होता है, एक चित्रात्मक रूप होता है। क्योंकि मांग दो प्रकार का होता है, तो ये वक्र, ये चित्र भी दो प्रकार का होता है, एक है व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा है बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र की बात करते हैं, वही सेम, यहाँ पर एक ही व्यक्ति यानी कि एक ही उपभोक्ता की मांग को दर्शाया जाता है। एक उपभोक्ता वस्तु की अलग अलग कीमत पर अलग अलग मांग की मात्रा करता है, तो उसी को हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जैसे वस्तु की कीमत है, यहाँ पर कीमत को दर्शाओ बेटा, ठीक है। यहाँ पर वस्तु की मांग की मात्रा को दर्शाते हैं, तो वस्तु की कीमत एंड वस्तु की मांग की मात्रा। वस्तु की कीमत देखिए 2 4 6 8 है, ये हो गया 0 2 4 6 8 10 12, ये हो गया वाई एक्सिस। मांगी की मात्रा को 10 10 के यूनिट में लेते हैं, ये हो गया 10 20 30 40 50 60। अब उसको दर्शाइए, जब वस्तु की कीमत 10 थी तो मांगी जा रही थी 10 यूनिट, वस्तु की कीमत 10 थी, यहाँ पर मांगी जा रही है 10 यूनिट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। जब वस्तु की कीमत घट के 8 हो गई तो मांगी जा रही है 20 यूनिट, ये वाला पॉइंट हो गया। 6 पर मांगी जा रही है 30 यूनिट, 4 पर मांगी जा रही है 40 यूनिट और 2 पर मांगी जाती है 50 यूनिट। इस प्रकार से सभी बिंदुओं को आप मिला दो तो ये जो वक्र बनेगा, इस वक्र को बोलेंगे मांग वक्र, क्योंकि ये एक बार में एक ही व्यक्ति की मांग को दर्शा रहा है, तो इसको बोलेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र। जबकि बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा को जब एक साथ एक ही वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसको बोलते हैं बाजार मांग वक्र। देखिए ये बाजार मांग तालिका था ना, उसी को दर्शाएंगे। यहाँ पर वस्तु की कीमत हो गई जो किस आधार पर है,
2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, यहाँ पर लेंगे हम मांग की मात्रा को। मांग की मात्रा यानी कि 15 से शुरू हो रहा है, 15, 30 पैसे बाजार मांग को दर्शाएंगे केवल। यहाँ पर ले लेंगे हम किसको, 15, 30, 45, 60, 75, 90। ठीक है, अब दर्शाइए। जब वस्तु की कीमत 10 थी तो मांगी जा रही 15 यूनिट। जब वस्तु की कीमत 10 मांगी जा रही 15 यूनिट। वस्तु की कीमत 8 मांगी जा रही 30 यूनिट। वस्तु की कीमत 6 मांगी जा रही 15 यूनिट। वस्तु की कीमत 4 मांगी जा रही 60 यूनिट। वस्तु की कीमत 2 मांगी जा रही 75 यूनिट। तो इन सभी बिंदुओं को आप मिला दो, तो ये जो वक्र बना इसको बोलेंगे बाजार मांग वक्र, क्योंकि एक साथ बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं की मांग को दर्शा रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नहीं होता है ना बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ कि क्या डाउट है। कोई डाउट है तो अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जबकि मैंने शुरुआत में नाम ही बताया था, मांग का नियम। जितना कुछ अब तक पढ़ के आए हो उसी को एक चीज़ में दर्शाओ, क्या पढ़ा, क्या समझा। हमने ये समझा कि कीमत और मांग की मात्रा के बीच में जब हम संबंध की बात करेंगे तो संबंध, एक चीज़ देखा कि ऋणात्मक संबंध निकल आया। इसी संबंध जो कि हम हर जगह देखते हैं, तो प्रोफेसर मार्शल ने इसको मांग के नियम के नाम से समझाया और उन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाया जाता है, जो कि ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने, यानी कि कीमत को छोड़ के बाकी सभी कारकों की हम बात नहीं करते, वो अपनी जगह पर स्थिर है। जब ये अन्य बातें समान रहने की बात करते हैं, प्रभावित करने वाले दूसरे कारक की बात होती है, जैसे आय हो गया, संबंधित वस्तुएं हो गई, भविष्य की कीमतें हो गई, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, इस सब चीज़ को हम मानते हैं स्थिर रहती हैं। तो अन्य बातें स्थिर रहने पर अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, जबकि वस्तु की कीमत के कम होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार इस नियम ये कहता है कि वस्तु की मांग और कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब वस्तु की कीमत हमारी कम होती चली जाती है तो वस्तु की मांग हमारी बढ़ती चली जाती है, और इसी कारण हमेशा मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से गिरता हुआ नजर होता है, जहां पर ज़्यादा कीमत पर कम मांग और कीमत के कम होने से मांग हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मांग के नियम के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या मांग के नियम हर जगह लागू होता है? ऐसा नहीं है। मांग के नियम को लागू होने के लिए प्रमुख शर्तें हैं, जिसको हम मान्यताओं का नाम देते हैं। मांग का नियम तभी लागू हो पाएगा जब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, जब उपभोक्ता की रुचि, आदत, प्रचलन, फैशन आदि में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, जब संबंधित वस्तुएं, चाहे वो स्थानापन्न वस्तुएं हैं चाहे पूरक वस्तुएं, उन संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु की नई स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में नहीं आनी चाहिए, भविष्य में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इन सब में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। क्या हर जगह मांग का नियम लागू होता है? ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है, जिसको बोलते हैं मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस। वो क्या है? जैसे भविष्य में वस्तु की कीमत की अगर संभावना होती है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको पता चल जाता है आपको घर बनाना है और आपको क्या खरीदना है, आपको खरीदना है सरिया, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आज से 3 मंथ के बाद बारिश खत्म होने के बाद सरिया का रेट कम होने वाला है, अब क्या हो गया, जब अभी घर बनाना नहीं है तो 3 महीने रुक लेते, क्या दिक्कत है? तो वर्तमान में आप अपनी मांग कम कर देंगे, तो मांग का नियम लागू नहीं हुआ ना। उसके बाद प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, वो वस्तु चीज़ें जो हमारे प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान से जुड़ा हुआ है, रिस्पेक्ट से जुड़ा है, दिखावटी वाली वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तु की कीमतों का भी जैसे आईफोन होता है, आईफोन लोग दिखावे के लिए खरीदते हैं, भले यूज़ करना आता है ना हो, लेकिन ये जितना महंगा होता है लोग उतना ज़्यादा खरीदते हैं। हीरा जितना महंगा ज़्यादा होता है लोग ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि ये दिखावे वाली वस्तु होती है, ये विलासिता की वस्तु होती है, यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। इसके अलावा
उपभोक्ता की अज्ञानता। उपभोक्ता अगर नियम को नहीं जानता है, उपभोक्ता अगर कीमत को नहीं जानता है, वो बाज़ार की कंडीशन को नहीं समझता है, तो ऐसे बेवकूफ़ कस्टमर के लिए भी मांग का नियम कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है गिफिन का विरोधाभास। मांग का नियम घटिया क्वालिटी की वस्तुओं पर भी लागू नहीं होता है। जैसे मोटा अनाज, आप कहेंगे मोटा अनाज की कीमतें कम होने पर मांग बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उस गिफिन घटिया वस्तु की कीमतें कम करने से वो वस्तुएं और घटिया हो जाती हैं और उसकी मांग और गिर जाती है। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब बात ये होती है, सब कुछ हमने पढ़ लिया, क्या मांग में परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। हमें पता है, हम कभी ज़्यादा मांग करते, कभी कम करते। क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि मांग के प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन होता है। कभी आय बढ़ गई, कभी आय कम हो गई, कभी संबंधित वस्तु में कीमत में परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमतें। ऐसे में अगर मांग में परिवर्तन की बात करते हैं, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है मांग वक्र पर संचलन, यानी कि मांग वक्र एक ही जगह रहता है, ये कभी ऊपर की ओर संचलित होता है, कभी नीचे की ओर होता है। दूसरा होता है मांग वक्र का खिसकाव, यानी कि मांग वक्र अपनी जगह छोड़ के कभी ऊपर की ओर चला जाएगा, कभी नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें, मांग वक्र पर संचलन, क्योंकि मांग में परिवर्तन की दो स्थितियाँ होती है। एक, यदि केवल कीमत में परिवर्तन हो, केवल कीमत में परिवर्तन। केवल कीमत में परिवर्तन होने का मतलब होता है यहाँ पर जो अन्य कारक होते हैं, अन्य कारक क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। यानी कि वस्तु को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को एक साइड रख दो, केवल हम कीमतों की बात करेंगे। अगर वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर मांग वक्र संचलित होता है ऊपर या नीचे। और यह संचलन दो प्रकार से होता है। वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं तो मांग वक्र ऊपर की ओर संचलित होती हैं, और वस्तु की कीमतें कम हो जाती हैं, मांग वक्र नीचे। इस प्रकार से परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है मांग का विस्तार और दूसरा होता है मांग का संकुचन। अभी बताने वाला हूँ मैं आपको। दूसरा होता है मांग वक्र खिसकाव। एक तरफ हमने कीमतों की बात कर दिया, अब अगर कीमत को छोड़ के, यानी कि कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों के कारण, अन्य कारकों में अगर कीमत को अपनी जगह पे छोड़ दे तो अन्य कारकों में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग अगर परिवर्तित होती है तो उसे मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं। कि यहाँ पर मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर अपनी जगह छोड़ के आगे पीछे होने लगेगा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है। तो यहाँ पर मांग वक्र का संचलन, मूवमेंट अलॉन्ग विद, यहाँ पर आ नहीं होगा, यहाँ पर होगा विद डिमांड कर्व। तो यहाँ पर केवल कीमत में प्रभावित होने पर भी ये परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, कीमत के अलावा किसी दूसरे कारकों की बात नहीं करते हैं, बाकी अन्य सारे कारक अपनी जगह पर स्थिर रहते, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मांग वक्र यहाँ पर ऊपर या नीचे की ओर संचलित होती है, इसलिए इसको मांग वक्र पर संचलन के नाम से जानते हैं। और ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक होता है मांग का विस्तार और दूसरा होता है मांग का संकुचन। जब हम मांग के विस्तार की बात करते हैं, जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा। ऐसे में मांग वक्र नीचे की ओर संचलित होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर वस्तु की कीमत, यहाँ पर मांग की मात्रा की बात करते हैं। वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये थी और मांगी जा रही थी 30 यूनिट। वस्तु की कीमत बढ़ के हो गई, घट के हो गई, यहाँ पर कितने रुपये सर बढ़ के होगी 15 रुपये, तो वस्तु की मांग घट के हो जाती है 20 यूनिट। तो यहाँ के कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा में कमी हो गई, तो इसको बोलेंगे मांग का, सॉरी ये मैंने उल्टा एग्जाम्पल ले दिया, सॉरी। जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, 10 से हो गई 5, 10 से कितनी हो गई 5, ठीक है। तो यहाँ पर मांग की मात्रा 30 से हो गई होती है 40। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत के घटने से वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जा रही है। मतलब साफ है, यहाँ पर लेते हैं कीमत को, तो एक तरफ लेते हैं 5, फिर है 10, फिर है 15। यहाँ पर लेते हैं मात्रा को, दैट इज़ 10, 20, 30 और ये होगी 40। जब वस्तु की कीमत 10 थी, मांगी जा रही 30 यूनिट, वस्तु की कीमत 10 तो मांगी जा रही थी 30 यूनिट, ये वाला पॉइंट। जब वस्तु की कीमत घट के हो गई 5, मांगी जा रही है 40 यूनिट।
इसका मतलब मांग वक्र कुछ इस प्रकार से हो रहा है, पहले हमारा मांग यहाँ पर था, अब मांग वक्र बन के यहाँ पर हो गया। इसको बोलते हैं मांग वक्र का विस्तार। क्या बोलते हैं इसको? मांग का विस्तार, क्योंकि कीमत के घटने से मांग में वृद्धि हो गई। इसी का उल्टा होता है मांग वक्र का संकुचन। मांग का संकुचन, मांग का संकुचन तब होता है जब वस्तु की कीमत बढ़ जाए। कीमत बढ़ जाने का मतलब होता है वस्तु की कीमत पहले 10 थी, अब हो रही 15, इससे के चक्कर में बचता में 30 और 15 पे होने पर ही घट के कितनी हो जाती है? 20। तो ऐसे में मांग का संचलन ऊपर की ओर होता है। देखिए यहाँ पर है वस्तु की कीमत 10 और वस्तु की मांग है रही है कितनी? 30 यूनिट। अब वस्तु की कीमत बढ़ के होगी 15 और मांगी जा रही है 20 यूनिट। तो ये जो सिस्टम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, पहले मांग यहाँ पर था, अब हो गया ऊपर, ये ऊपर की ओर। देखिए मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसे में इसको संचलन बोलते हैं, उसको संकुचन बोलते हैं, क्योंकि वस्तु की मांग में क्या हो गई? देखिए यहाँ पर कमी हो गई। लेकिन इस स्थिति को छोड़ के अगर दूसरी स्थिति की बात करते हैं, मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं, जहाँ पर मांग वक्र अपने स्थान को छोड़ के या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर खिसकता है। और ये तब होता है जब कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, और कीमत में परिवर्तन ना होने पर किसी दूसरे कारकों में परिवर्तन होता है, जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाना, ठीक है, संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता, फैशन में परिवर्तन हो जाना, भविष्य में वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होना। इन सब कारणों से वर्तमान में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक है मांग में वृद्धि और दूसरा है मांग में कमी। जब हम मांग में वृद्धि की बात करते हैं, कीमत को छोड़ के जब अन्य कारकों में धनात्मक परिवर्तन होता है और उससे वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, जैसे किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से मांग बढ़ गई, जबकि हमारी वस्तु की कीमत अपनी जगह पर है। कीमत पहले 10 थी, मांगी जा रही थी 15 यूनिट, अब कीमत भी 10 है लेकिन अब मांगी जा रही 30 यूनिट। तो इस स्थिति में देखिए वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर पहले हमारी मांग इतनी यूनिट की थी, ये था हमारा पुराना मांग वक्र, ये है कीमत और ये है मांग की मात्रा। अब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, अब कह रहा है कीमत छोड़ो, इनका पैसा तो कुछ भी खरीद ज़्यादा, अब हम ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे क्योंकि हमारी आय में वृद्धि होगी, मांग अपनी जगह पे। तो नया मांग वक्र हमारा ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि होना, क्योंकि कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, केवल मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। मांग वक्र क्या गया? अपनी जगह छोड़ के आगे की ओर स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि जगह बदल देता है। और ये तब होता है, इसके पीछे कुछ रीज़न है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है, पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है, जब फैशन या ऋतु परिवर्तन में कोई परिवर्तन होता है, जब उपभोक्ता की प्राथमिकता में परिवर्तन होता है, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, भविष्य में वस्तु की कीमतें बढ़ने की संभावना होती है। कई सारे कारण होते हैं जिससे उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होती है। लेकिन उसका उल्टा होता है, कभी कभी परिस्थितियाँ नेगेटिव होती हैं, उपभोक्ता की आय कम हो जाती हैं, मौसम में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना, उपभोक्ता की रुचि कम होने लग जाती है, उपभोक्ता की संख्या कम होने लग जाती है, भविष्य में वस्तु की कीमतें घटने की संभावना हो जाती है। तो ऐसे में वर्तमान में वस्तु की मांग कम हो जाती है, इसे मांग में कमी कहते हैं। और तब मांग वक्र दाएं से बाएं की ओर खिसक जाता है, मतलब वस्तु की कीमत अपनी जगह पर है, वस्तु की कीमत यहाँ पर और पहले मांगी जा रही थी इतनी यूनिट, ये हो गया मांग वक्र। अब वस्तु की कीमत अपनी जगह पर होने पर वस्तु की मांग में कमी हो गई, क्योंकि कई सारे कारक हमारे घट गए। इस कारण से मांग वक्र ऊपर से नीचे को आ जाती है, ये वाला पॉइंट आ जाता है। तो ये मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर आ जाना ही मांग में कमी कहलाता है। और ये परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि उपभोक्ता की आय में कमी होती है, या फिर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में कमी हो जाती है, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, फैशन या जलवायु में नेगेटिव परिवर्तन हो जाता है, उपभोक्ता की रुचियां बदलनी हो जाती हैं, क्रेताओं की संख्या कम होने लगती है। तो कई सारे कारक हैं जिसके कारण वर्तमान में वस्तु की मांग कम हो जाती है, ठीक है।
समझ में आ गया? कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा किसी भी तरीके का डाउट है डायरेक्ट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पूरा नोट मैंने दे रखा है, इसको नोट करके रखिएगा। कहीं पर भी दिक्कत होती है बताइएगा मुझे। व्हाट्सअप नंबर है, सोशल मीडिया है, किसी भी तरीके से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, कॉन्टैक्ट भले नहीं कर, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।